Hello and welcome to this video lecture series on software quality assurance. और इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये है कि अगर एक कैटेगरी है या एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से मैं कोई एक वैल्यू भी अगर लूंगा तो उस पर मुझे सेम आउटपुट आएगा, किसी भी वैल्यू के ऊपर मुझे सेम आउटपुट आएगा। तो अगर हम बात करें इक्विवेलेंस क्लासेस की, तो हमारे पास चार टाइप्स की इक्विवेलेंस क्लासेस हो सकती हैं। ठीक है, एक हो सकती है कंटिन्यूअस इक्विवेलेंस क्लास, दूसरी हो सकती है डिस्क्रीट इक्विवेलेंस क्लास, तीसरी हो सकती है सिंगल सिलेक्शन इक्विवेलेंस क्लास और चौथी हो सकती है मल्टीपल सिलेक्शन इक्विवेलेंस क्लास। ठीक हो गया। सो लेट्स अज्यूम अ डिफेंसिव टेस्टिंग फिलॉसफी फॉर टेस्टिंग बोथ वैलिड एंड इनवैलिड इनपुट। सो टेस्टिंग वैलिड एंड इनवैलिड इनपुट्स मतलब हम डिफेंसिव अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो टेस्टिंग बाय कॉन्ट्रैक्ट है वो तो सिर्फ वैलिड इनपुट्स के ऊपर टेस्टिंग करती है जो प्री कंडीशंस को मीट कर रहे होते हैं, और जब आप इनवैलिड इनपुट को भी टेस्ट कर रहे होते हो तो इट इज अ गुड अप्रोच जिसमें आप तमाम के तमाम अपनी बेसिस को कवर कर रहे हैं टेस्टिंग करने के लिए। So let's first look at continuous equivalence class. If an input is in a continuous range of values, then there is typically one class of valid values and two classes of invalid values, one below the valid class and one above the valid class. यानी कि अगर हमारे पास एक रेंज है, एक रेंज ऑफ वैल्यूज है, तो हमारे पास जो यहाँ पे एग्जांपल है ये क्या बन रही है कि ये हमारा वैलिड रीजन है, ये हमारा इनवैलिड रीजन है और ये भी हमारा इनवैलिड रीजन है। तो वन वैलिड एंड टू इनवैलिड रीजन्स, यही यहाँ पे जिक्र हो रहा है। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। एग्जांपल क्या है? सपोज अ जीएमसी दैट इज गुफी मॉर्गेज कंपनी, कोई भी कंपनी का नाम है। दे विल राइट मॉर्गेजेस फॉर पीपल विद इनकम बिटवीन $1000 पर मंथ एंड $83,333 पर मंथ। यानी कि मॉर्गेजेस उनको तब मिलेंगी अगर उनकी तनख्वाह 1000 से लेके $83,333 पर मंथ के बीच में है। एनीथिंग बिलो 1000 यू डू नॉट क्वालिफाई, एनीथिंग अबव 83,333 यू डोंट नीड जीएमसी, राइट। उन्होंने अपने पास एक प्री कंडीशंस बनाई हैं कि अगर आपकी तनख्वाह इस रेंज के अंदर लाया करती है 1000 से लेके 83,333 तक, तो ही आपको मॉर्गेज मिलेगी। सो फॉर अ वैलिड इनपुट वी मस्ट चेक 1343। एक वैलिड टेस्ट करना है हमें, क्योंकि हमारे पास तीन ग्रुप्स बने हैं। हमारे पास कितने ग्रुप्स बने हैं यहाँ पे, ये कितनी क्लासेस बनी है? हमारे पास तीन क्लासेस बनी है। पहली क्लास बनी है हमारी कौन सी? दैट इज लेस देन 1000। लेस देन 1000 हमारी एक क्लास बनी। दूसरी क्लास बनी है हमारी 1000 से लेके 1000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू द एंड कहां तक? लेट्स से इसको x कह लेते हैं। x इज लेस देन इक्वल टू 83,333। ठीक है। एंड सिमिलरली तीसरा हमारे पास क्या बना? 83,333 इज ग्रेटर देन x, राइट। तो ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन हमारे पास इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, जिसमें से ये हमारे पास वैलिड क्लास है, ये हमारे पास इनवैलिड क्लास है और ये हमारे पास इनवैलिड क्लास है। ठीक है। तो वैलिड क्लास को टेस्ट करने के लिए हमने कोई ऐसी वैल्यू देनी है जो 1000 से लेके 83,333 के बीच में होनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे चेक की, आपको वैलिड इनपुट हो गया। और इनवैलिड के लिए हमें क्या चाहिए कि एक वैल्यू 1000 से लेस हो, जैसे कि 123 को हम चेक कर रहे हैं, और एक वैल्यू 83,333 से बड़ी हो, जैसे कि हमने 9000 को चेकआउट किया। तो कंटिन्यूअस इक्विवेलेंस क्लास के अंदर हमारे पास टिपिकली क्या होता है? तीन क्लासेस बनती हैं, वन वैलिड क्लास इन द सेंटर एंड टू इनवैलिड क्लासेस, वन अबव द वैलिड रीजन एंड वन बिलो द वैलिड रीजन। ठीक है, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस इक्विवेलेंस क्लास, उसके अंदर ही लाई करता है। व्हाट अबाउट डिस्क्रीट इक्विवेलेंस क्लास? If an input condition takes on discrete values within a range of permissible values, there are typically one valid and two invalid classes. One valid and two invalid classes. Okay. मतलब, for example, GMC will write a single mortgage for 1 through 5 houses. 0 to fewer houses is not a legitimate input, nor is 6 or greater. Neither is fractional numbers. For a valid input, you might choose 2 houses. Invalid values could be -2 and 8. अब यहाँ पे जो GMC हमारे पास मॉर्गेज कंपनी है, उसका रूल ये कहता है कि आपको घर
1 से लेके 5 तक हो, 1 से लेके 5 तक अगर है आपके पास घर, तो आपको मॉर्गेज मिल सकती है। अगर आपका घर है ही नहीं तो भी आपको मॉर्गेज नहीं मिलेगी, और अगर 5 से ज्यादा घर है तो भी आपको मॉर्गेज नहीं मिलेगी। तो ये जो घर की बात कर रहे हैं, वैल्यूज की बात कर रहे हैं, वो क्या हो सकती है? क्या आपके पास 1.5 घर हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, आपके पास या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। एक होल नंबर्स हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, उस पर फ्रैक्शंस या डेसिमल वैल्यूज नहीं काम करते। ठीक है, तो यही वाली अगर इस किस्म की आपके पास क्लासेस आई हुई हैं, तो इसमें हमारे पास वैलिड इनपुट क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 5 वैल्यूज हमारे पास, फिक्स 5 वैल्यूज हमारी वैलिड है, और 1 के नीचे क्या होगा? क्योंकि डिस्क्रीट के ऊपर काम कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो 0 इनवैलिड है, और 6 और अबव इनवैलिड है। ठीक है, 6 और अबव इनवैलिड है आपके पास। तो ये आपके पास डिस्क्रीट इक्विवेलेंस क्लास कहलाती है, यानी कि ऐसा सिनारियो जिसके अंदर आपका जो इनपुट है वो पॉइंट्स के अंदर नहीं होता, वो होल नंबर्स के अंदर होता है। तो उसके जब क्योंकि होल नंबर में है तो होल नंबर या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। 1.5 नहीं हो सकता, 1.25 नहीं हो सकता। तो इस किस्म की अगर क्लास आपके पास बन रही हो तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट इक्विवेलेंस क्लास। डिस्क्रीट इक्विवेलेंस क्लास के अंदर भी हमारे पास एक वैलिड रेंज और 2 इनवैलिड रेंज होती है आपके पास। ठीक है, यानी कि एक वैलिड क्लास और 2 इनवैलिड क्लास। तो वैलिड क्लास हमारे पास क्या हुई? वैलिड क्लास हमारे पास हुई 1 से लेके, यानी कि अगर हम लेट से वैलिड क्लास की बात करें तो 1 से लेके 5 तक ये हमारी वैलिड क्लास है। और अगर हमारे पास जो है वो लेस देन 1 है तो ये इनवैलिड क्लास है, और अगर ग्रेटर देन 5 है तो ये भी इनवैलिड क्लास है। तो ये हमारी वैलिड क्लास, ये हमारी इनवैलिड क्लास, और ये हमारी इनवैलिड क्लास। ठीक हो गया, ये हुई डिस्क्रीट इक्विवेलेंस क्लास। तो कंटिन्यूअस इक्विवेलेंस क्लास और डिस्क्रीट इक्विवेलेंस क्लास में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जो कंटिन्यूअस इक्विवेलेंस क्लास है उसमें पॉइंट की वैल्यूज कंसिडर की जाती हैं, और डिस्क्रीट इक्विवेलेंस क्लास में पॉइंट की वैल्यूज कंसिडर नहीं की जाती। देन वी हैव सिंगल सिलेक्शन इक्विवेलेंस क्लास। तो इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं कि जीएमसी विल मेक मॉर्गेजेस ओनली फॉर अ पर्सन, they will not make mortgages for corporations, trust, partnerships or any other type of legal entity। यानी कि आपको मॉर्गेज तब मिलेगी जब आप एक आम इंसान होंगे, कोई बिजनेसमैन नहीं होंगे, कोई ट्रस्ट नहीं होगा, इस तरह करके। सो फॉर अ वैलिड इनपुट वी मस्ट यूज पर्सन, फॉर एन इनवैलिड वी कुड चूज कॉर्पोरेशन और ट्रस्ट और एनी अदर रैंडम टेक्स्ट स्ट्रिंग। अब इसमें हम क्या करेंगे? वी मस्ट हैव एट लीस्ट वन which may choose additional tests for additional warm and fuzzy feeling. That is, we can make more than one test if we want। लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या है कि टाइप ऑफ कैटेगरी की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 वैल्यूज हैं। ठीक है, इसको अगर हम सम अप करें हमारे पास 4 वैल्यूज हैं। हमारे पास 4 वैल्यूज कौन कौन सी हैं? हमारे पास है पर्सन, हमारे पास है कॉर्पोरेशन, हमारे पास है ट्रस्ट, और हमारे पास है पार्टनरशिप्स। ठीक हो गया, अब हमारे पास 4 वैल्यूज हैं। उन 4 वैल्यूज में से हमें लोन सिर्फ तब मिल सकता है जब हम सिर्फ एक वैल्यू को सिलेक्ट करें, दैट इज पर्सन, अकॉर्डिंग टू द गिवन गाइडलाइंस। तो ये हमारे पास हुई वैलिड, और बाकी हमारे पास हुई इनवैलिड, और इसके अलावा कुछ भी हो वो इनवैलिड है। तो हमारे पास ये क्या कहलाएगी? सिंगल सिलेक्शन इक्विवेलेंस क्लास। क्या इस क्लास के अंदर एक ही वैल्यू है जो अगर आपने चूज कर ली तो ठीक, उसके अलावा कुछ भी चूज किया तो वो सारा का सारा इनवैलिड, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर से भी पता लग रहा है। देन वी हैव मल्टीपल सिलेक्शन इक्विवेलेंस क्लास। ऐसा सिनारियो जिसमें आपके पास कहता जी कि अगर आपको मॉर्गेज की बात करते हैं तो मॉर्गेज कब मिलेगी आपको? मॉर्गेजेस ऑन condominiums, townhouses and single family dwellings। आपने मॉर्गेज लेनी है, मॉर्गेज कराना है, और उसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप एक सिंगल फैमिली का घर खरीदें, टाउन हाउस लें या कंडोमोनियम्स लें। उसके अलावा आपको डुप्लेक्स के ऊपर मॉर्गेज नहीं मिलेगा, मोबाइल होम्स के ऊपर आपको मॉर्गेज नहीं मिलेगा, ट्री हाउसेस पे आपको मॉर्गेज नहीं मिलेगा। ये इसके अलावा किसी और किस्म का भी अगर घर होगा तो उसको आपको मॉर्गेज नहीं मिलेगा। विच मीन्स फॉर वैलिड इनपुट वी मस्ट चूज condominium, टाउन हाउस एंड सिंगल फैमिली। इन 3 में से
कोई एक आपको चूज करनी पड़ेगी। मल्टीपल सिलेक्शन होगी आपके पास। while the rule says choose one test case for valid equivalence class, a more comprehensive rule would be to create test cases for each entry in the valid class that makes sense when the list of valid values is small। अब आपके पास ये 3 वैल्यूज हैं, तो आप एक, क्योंकि लोन आप एक से ज्यादा भी ले सकते हो, आपके पास एक से ज्यादा घर भी हो सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा घर है तो हो सकता है कि आपके पास कोई एक सिंगल फैमिली होम हो, कोई एक टाउन हाउस हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसमें आपके पास होगी मल्टीपल सिलेक्शन। जब मल्टीपल सिलेक्शन होगी तो इसका मतलब है कि ये वैलिड है। और अगर आपके पास डुप्लेक्स आ गया, अगर आपके पास जो घर मौजूद है उसमें डुप्लेक्स आ गया या ट्री हाउस आ गया, तो आपको वैलिड नहीं रहेगा। तो आपको मल्टीपल सिलेक्शन अलाउड है, दैट इज मल्टीपल सिलेक्शन इक्विवेलेंट क्लास। हमारे पास क्लासेस बन गई, 4 किस्म की क्लासेस हो गई हमारे पास: कंटीन्यूअस इक्विवेलेंस क्लास, डिस्क्रीट इक्विवेलेंस क्लास, सिंगल सिलेक्शन इक्विवेलेंस क्लास एंड मल्टीपल सिलेक्शन इक्विवेलेंस क्लास। अब हम क्या करेंगे, अब टेस्ट करना है उसको। तो अगर हम वैलिड डाटा को, अब 2 किस्म के टेस्ट हो सकते हैं, एक तो ये है कि हम वैलिड डाटा को टेस्ट करें और एक हम इनवैलिड डाटा को टेस्ट करें। सो आसान तरीका क्या है, हम इंडिविजुअल टेस्ट की बजाय ग्रुप बनाएं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेयरली वी विल हैव द टाइम टू क्रिएट इंडिविजुअल टेस्ट फॉर एवरी सेपरेट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एवरी इनपुट वैल्यू दैट एंटर्स आवर सिस्टम। यानी कि आप ग्रुप करके एक ही गो के अंदर तमाम टेस्ट साथ में लगाए। मोर ऑफन वी विल क्रिएट टेस्ट केसेस दैट टेस्ट अ नंबर ऑफ इनपुट फील्ड्स साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल वी माइट क्रिएट अ सिंगल टेस्ट विद द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट। अब ये हमारा एक टेस्ट केस है जो हमारा मंथली इनकम दैट इज कंटीन्यूअस इक्विवेलेंस क्लास, इसको भी टेस्ट कर रहा है। नंबर ऑफ ड्वेलिंग्स जो कि डिस्क्रीट इक्विवेलेंस क्लास है, इसको भी टेस्ट कर रहा है। एप्लीकेंट पर्सन है, इसको भी टेस्ट कर रहा है। और ड्वेलिंग टाइप्स जो कि मल्टीपल सिलेक्शन इक्विवेलेंट क्लास है, उसको भी चेक कर रहा है। और उसके एंड में वो रिजल्ट दे रहा है कि ये वैलिड है, क्योंकि हमारे पास जो चारों वैल्यूज आई हैं वो चारों की चारों वैलिड है। Each of the data values is in the valid range, so we would expect the system to perform correctly for the test case to report pass। क्योंकि हमारी सारी की सारी वैल्यूज करेक्ट हैं, तो ये हमारा सिस्टम ओके चलेगा। ये हो गया टेस्टिंग वैलिड डाटा। व्हाट अबाउट टेस्टिंग इनवैलिड डाटा? जब आप इनवैलिड डाटा को टेस्ट करते हो, सिस्टम एक्सेप्ट्स दिस इनपुट एज वैलिड। इफ द सिस्टम एक्सेप्ट्स दिस इनपुट एज वैलिड, clearly the system is not validating for the 4 input fields properly. If the system rejects this input as invalid, it may do so in such a way that the testers cannot determine which field is rejected। अगर आप चारों फील्ड्स को एक साथ लिख रहे हो और उसमें आप इनवैलिड डाटा को भी टेस्ट कर रहे हो, तो ये पता लगाना मुश्किल है कि किस फील्ड की वजह से आपका टेस्ट जो है वो इनवैलिड हुआ। अब यहाँ पे तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है, उसमें हम कहते हैं जी मंथली इनकम 100, हमें पता है कि ये इनवैलिड रेंज की है। नंबर ऑफ ड्वेलिंग्स 8, हमें पता है ये भी इनवैलिड रेंज की है। पार्टनरशिप ये भी इनवैलिड रेंज की है, और ट्री हाउस भी इनवैलिड रेंज का है। तो ये चारों के चारों ही हमारे जो है वो इनवैलिड रेंज के अंदर हैं, तो इसलिए हमारा रिजल्ट इनवैलिड है। बट दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच, क्योंकि अगर कोई एक आधी वैलिड रेंज में होती है और बाकी सारी इनवैलिड रेंज के अंदर होती है, तो हमें ये पता लगाना मुश्किल हो जाता कि कौन सी वैलिड है और या किसकी वजह से हमारा प्रोग्राम फेल हुआ। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि किस वैल्यू की वजह से हमारा प्रोग्राम फेल हुआ है, तो हम उसको फिर करेक्शन कैसे कर सकते हैं। In many cases, errors in one input field may cancel out or mask errors in the other field, so the system accepts the data as valid। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सिस्टम के अंदर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, जिसकी वजह से वो एक किसी इनवैलिड डाटा को ओके करके वो काम चला ले। A better approach is to test one invalid value at a time to verify the system detects it correctly। यानी कि आपने अगर 4 आपके पास फील्ड्स हैं और 4 आपके पास टेस्टिंग कैटेगरीज हैं, तो आप हर रो के अंदर एक वैल्यू इनवैलिड दें और बाकी वैल्यूज वैलिड दें, ताकि आपको पता लगे कि कौन सा काम सही हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, हमने जो फर्स्ट टेस्ट किया वैरिंग करके 1 by 1, तो हमने क्या किया, मंथली इनकम को हमने इनवैलिड कर दिया और बाकी सारी जो है हमारे पास नंबर ऑफ ड्वेलिंग भी वैलिड है, एप्लीकेंट भी वैलिड है, ड्वेलिंग टाइप्स भी वैलिड है, और तो हमारा रिजल्ट आया इनवैलिड। अब हमें ये पता है कि हमारा जो ड्वेलिंग टाइप्स, एप्लीकेंट और नंबर ऑफ ड्वेलिंग्स जो है वो वैलिड रेंज के अंदर थे, तो मंथली इनकम की वजह से हमारा जो है वो इनवैलिड आया। सिमिलरली हम नंबर ऑफ ड्वेलिंग्स को 0 कर दें सेकंड केस के अंदर, सेकंड टेस्ट केस के अंदर, ठीक है, तो इनवैलिड आ जाएगा। थर्ड केस के अंदर हम ड्वेलिंग टाइप को एप्लीकेंट को कर दें, और फोर्थ केस के अंदर हम ड्वेलिंग टाइप को कर दें। तो ये इससे फायदा ये हुआ कि हमारा एक एक टेस्ट
एक एक टेस्ट केस के अंदर, यानी कि एक एक रो में हमें ये पता है कि हमने ये वैल्यू गलत दी है, तो अगर गलत आ रही है आउटपुट तो इसका मतलब है उसी गलत वैल्यू की वजह से आ रहा है। और अगर सही आ गया, किसी वजह से वैल्यू सही आ गई, तो भी प्रॉब्लम है कि मैंने तो खुद गलत वैल्यू इनपुट की है, तो सही किस तरह होगी। ठीक है, दैट अ वेरी ओके। तो यही चीज हमारे पास जो है वो हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज को चेंज करके भी हम चेकआउट कर सकते हैं, बशर्ते कि हम वैलिड रेंज के अंदर दे रहे हैं और सिर्फ एक वैल्यू जो है वो हमारी इनवैलिड रेंज के अंदर हो। इससे हमें फायदा ये है कि अगर हमारा रिजल्ट वैलिड आ जाए, अगर इस कॉम्बिनेशन में से हमारा रिजल्ट वैलिड आ गया, तो इसका मतलब है देयर इज अ प्रॉब्लम विद द सिस्टम, बिकॉज हमें पता है कि हम जो 4 वैल्यूज टेस्ट होनी है उसमें से एक वैल्यू मैं खुद से इनवैलिड डाल रहा हूं, तो सिस्टम मेरा वैलिड हो ही नहीं सकता। और अगर वो वैलिड हो गया, देन वी हैव अ प्रॉब्लम। Another approach to using equivalence class is to examine the outputs rather than the inputs. Divide the outputs into equivalence classes, then determine what input values would cause those outputs. This has the advantage of guiding the tester to examine and thus test every kind of input. But this approach can also be deceiving. अगर आप रेंज बना लेते हैं और रेंज बना के आप उस रेंज के अंदर से कोई एक वैल्यू देते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। So that's it for this lecture. Thank you very much.